गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 6 जिसमें हम राजनीतिक आंदोलन पढ़ रहे थे। अब ही इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से होती है, कैसे अधिवेशन होते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1885 से लेकर के 1907 तक जो कार्य प्रणाली चली, कैसे उदारवादियों ने अपना स्थान बनाया। आज हमारा ये टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। उदारवादी जो युग था वो 1885 से लेकर के 1905 तक का इसका समय था। उसके बाद गरम दल के नेता आते हैं। तो आज उदारवादी जो युग है उसका जो प्रारंभ माना जो जाता है वो 1885 से माना जाता है। कांग्रेस के द्वारा ही ये युग चलता है। उदारवादी भारतीय नेताओं का जो दृष्टिकोण था उस समय सुधारवादी था। वे चाहते थे कि संवैधानिक तरीक़ों से अपनी मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखे और अपनी मांग में वो प्रार्थना पत्र रखते थे, स्मृति पत्र, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करते थे। यानी अपनी जो भी कोई मांग आदि होती थी उसको एक प्रार्थना पत्र, जिसका हम लेटर कह सकते हैं, यानी इस तरह से लिखते थे वो। उनका उद्देश्य भी यही था उदारवादियों का कि बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता है उसको राष्ट्रवादी राजनीतिक धारा से जोड़ा जाए। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप में शिक्षित करना चाहते थे, जनजागृति लाना चाहते थे। और भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों में जो भारतीय जनता थी उनकी मांगें न्याय संगत बता करके ब्रिटिश सरकार से वो सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे तथा उन मांगों से न्याय प्राप्त करना चाहते थे। इस संबंध में कांग्रेस ने अपने ब्रिटिश प्रतिनिधित्व मंडल ब्रिटेन भेजे। उदारवादी ने प्रयास किया और कुछ प्रतिनिधित्व मंडल ब्रिटेन भेजते हैं। इन प्रतिनिधित्व मंडलों ने ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश जनता के सामने भारतीयों की मांग को प्रस्तुत किया और औचित्य के बारे में बताया कि ये जो मांगे हैं वो सही है। इस काल में कांग्रेस ने सरकार के विरोध करने की नीति नहीं अपनाई। इन्होंने सिर्फ चुपचाप मतलब कोई भी नारे आदि लगाना या इस प्रकार के कार्य नहीं किए। सिर्फ एक सुधारवादी के तरीके से लेकर के बिना विरोध के केवल प्रार्थना पत्र और अपनी मांग को प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रस्तुत करने का कार्य किया। इन उदारवादी नेताओं का मानना था कि ये समय नहीं है इस समय कि अंग्रेज सरकार से सीधा संघर्ष किया जाए। उदारवादी नेताओं में अगर हम देखें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा आदि प्रमुख थे। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की जरूर कड़ी आलोचना की। भारतीय जनता को आर्थिक चेतना जागृत की। भारतीय जनता में कृषि, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जो अंग्रेज लोग शोषण कर रहे थे, आर्थिक शोषण, उसको भारतीय जनता के सामने प्रस्तुत किया। आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के कारण अंग्रेजों के द्वारा जो भारत का शोषण किया जा रहा था उसके बारे में भी जनता को जागरूक करवाया। और उदारवादियों ने मांग की कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति इंग्लैंड के हितों के आधार पर नहीं बननी चाहिए, बल्कि भारतीय का जो हित है, भारतीय जनता का जो हित है, उसके आधार पर आर्थिक नीति को बनाना चाहिए। इन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के विरुद्ध एक आंदोलन भी खड़ा किया। भारत का आधुनिक ढंग से औद्योगिकरण करना, भारतीय उद्योगों का संरक्षण करना और भू राजस्व को कम करना, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार करना, ये सभी इन उदारवादियों की मांग थी। और औद्योगिकी की प्रदर्शनियाँ लगाना, ये भी इनका एक कार्यक्रम का ही भाग था। उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार के संबंध में कई मांगे की। इन मांगों में लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति, लोक सेवाओं में भारतीयकरण करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग अलग करना और शस्त्र कानून हटाना, सेवा संबंधी खर्चों में कमी करना, ये सभी कार्य इनके प्रमुख थे। इस काल में उदारवादियों ने संवैधानिक तरीके से विधायी परिषदों में सुधार की मांग उठाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 में एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई। एक अच्छा उदाहरण था उनके लिए, एक परिणाम भी था कि इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई प्रांतीय और केंद्र विधायी परिषद में। और इस प्रकार से एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था भी की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने का और बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और 1892 का जो अधिनियम था इससे लेकिन पूरे भारतीय संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये जो नियम था वो कुछ भारतीयों के पक्ष में नहीं था। और अधिकार के लिए उन्होंने मांग उठाई।
उदारवादी भाषण की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों की रक्षा में बराबर प्रयत्नशील रहे। ये जो काल था 1885 से लेकर के 1905, इसमें कांग्रेस को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर भी इन्होंने भारतीयों को सामान्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों के प्रति जागरूक किया, जनता को राजनीतिक कार्य के लिए प्रशिक्षित किया, जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीयवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो आज हमने पढ़ा उदारवादी युग और कांग्रेस के द्वारा उदारवादी युग में कौन कौन से कार्य किए गए, इसको हमने जाना। थैंक यू।